हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्ट्रॉनिक आइस अकेडमी। मैं हूं डिकेंस और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से, तुमसे भी, कि बीपीएससी का प्रिपरेशन तो कर रहे हो। तो बीपीएससी का प्रिपरेशन मतलब कि एक ये मतलब कि क्या मोटिवेशन हो सकता है। बहुत लोगों को मोटिवेशन होता है ना कि हाँ मतलब जब नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी मिलेगी तो क्या क्या है ना गाना में बगल में सूट होगा, पैरों में बूट होगा। क्या मतलब क्यों करना चाहते हैं बीपीएससी? बीपीएससी फॉर सिविल सर्विस, कोई भी एग्जाम, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, इवन यूपीएससी। हाँ तुम गोरी का तो बोल मूवी में तो कहता है ना कि हाथों में गोरी का हाथ होगा। मतलब क्या मतलब कि लोग सपना देखते हैं कि हाँ मतलब नौकरी मिलेगी तो लड़की के लिए अच्छा अच्छा दूल्हा मिलेगा लड़का लोग को अच्छा लड़की मिलेगी, अच्छा दुल्हन मिलेगी, मतलब बंगला होगा, गाड़ी होगा, घर होगा। दोस्तों ये सब मोटिवेशन ठीक है, हर लोगों का अपना अपना पर्सनल मोटिवेशन होता है। बट ये मोटिवेशन ना आपको कहीं आगे नहीं लेके जाएगा, आपको हमें कहीं भी आगे नहीं लेके जाएगा, सोसाइटी को आगे नहीं लेके जाएगा। अगर गांधी जी अगर सोचते ना, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, किन्हीं को उठा के देख लीजिए जो हमारा रोल मॉडल हैं, जो हमारे लिए, किन्हीं को उठा के देख लीजिए। अगर वो विनोबा भावे या किन्हीं को उठा के देख लीजिए, अगर वो सोचते ना अपना घर, दौलत, शोहरत के बारे में अगर सोचते तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक वो आज हैं। इंडिया में पैसा कमा करके कितने लोग फेमस हुए हैं? 4 5 10 लोगों से ज़्यादा नाम नहीं याद होगा। अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, अगर 10 लोगों को जोड़ दे टॉप में जो हैं, बस उन्हीं का नाम याद होगा। जो बेटा बेटी है वो जो हाँ, बिजनेसमैन का, बड़ा बिजनेसमैन, उसका बेटा बेटी। हाँ, तो बेटा बेटी का भी नाम को याद कहाँ का रखता है? कितना लोग फेमस हुए हैं? मतलब जैसे अंबानी तब धीरूभाई अंबानी के बेटा ही है ना। हाँ, तो लेकिन अगर मतलब कि कुछ करने का चाहत है ना, सोसाइटी में कुछ करे। बिहार में तो करने का बहुत ऑप्शन है। बिहार में बेरोजगारी, भुखमरी, हर जगह हर चीज़ है। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था। उसमें दिखाया है कि बिहार में 50% से ज़्यादा अभी भी पुअर है, या ऑलमोस्ट 60% के आसपास, मोर देन 50 60 60% के आसपास बिहार में अभी भी पुअर लोग हैं यहाँ पे। हाँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो इंडिया का जो अभी मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो अभी जो हैंगर इंडेक्स आया है, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स आया है, इसमें इंडिया का कितना रैंक पीछे है? 107 के आसपास लगता शायद था। तो अभी भी इंडिया में और स्पेशली बिहार में बहुत ही पॉवर्टी है, बहुत ही हंगर है। मतलब अगर हम लोग घूमेंगे जैसे दिखेगा नहीं कि हाँ मतलब कि कहाँ भुखमरी है, गरीबी है। लेकिन कोई जहाँ तहाँ ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको कि भोजन नहीं मिल रहा है। अभी भी मतलब कि बेटा को खिला रहे हैं तो माँ खुद एक टाइम खाने के लिए सोच रही है कि कैसे खाएंगे। मतलब कि पौष्टिक नहीं मिल रहा है, जिससे हाँ, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों को प्रोटीन की कमी है, बहुत लोगों को बहुत अलग तरह का बीमारी हो रहा है, हेल्थ इशू है, बहुत लोग है। तो ये सब चीज़ है, तो इसको सुधारना है दोस्तों, इसको सुधारना है। इसका सुधारने का जिम्मेदारी आप में और हम में है। इसको सुधारने का वो लोग नहीं कर सकते हैं जो लोग छोटा मोटा जॉब लेकर के रह जाते हैं ना, जो क्लर्क है, चपरासी है, गार्ड है, रेलवे में कोई ड्राइवर है, रेलवे में कोई क्लर्क है, रेलवे में कोई टीसी है। ये सब और ये सब है ना, मतलब ये सब पार्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन मेरा सोसाइटल चेंज आपसे और हमसे होगा। मतलब कि आप सब जब तक सिविल सर्विस में नहीं आइएगा ना, तो लोगों का जो मेन जो चेंजेस है ना, जो ग्राउंड लेवल पे ना, वो आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए दोस्तों हमको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हार्ड वर्क करें, इतना हार्ड वर्क करें कि अपने आप को प्रूफ करें, और उसके बाद सिस्टम में जाएं। सिस्टम में जाके जो भी चेंजेस हो सकता है हमसे करेंगे। ये तो कहने का बहुत कुछ है कि सिस्टम में करप्शन है, प्रॉब्लम है, तरह तरह का इशू है, वहाँ पे सिस्टम खराब है। लेकिन वहाँ पे जाना है हम लोग को, वहाँ हम लोग को ही काम है। हम लोग का जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेहनत करके तपा करके जाते हैं, जो एकदम पूरा एकदम हार्ड वर्क करके एकदम पूरा अपने आप को एकदम प्रूफ करके जाते हैं, उन्हीं का जरूरत है सिस्टम में, उन्हीं से चेंजेज होगा। तो दोस्तों, हम लोग का मोटिवेशन बाहर नहीं खोजना है। हम लोग का मोटिवेशन गर्लफ्रेंड में, सूट्स में, बूट्स में, बड़ा बड़ा बंगला में, गाड़ी में, घर में, ये सब में नहीं खोजना। हम लोग का मोटिवेशन ग्राउंड पे जाके देखना है। हम लोग को अपने आप में मोटिवेशन खोजना है। हम लोग का मोटिवेशन बिहार में ही खोजना है। जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ एग्रीकल्चर, जो हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। अभी भी एग्रीकल्चर में कभी बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ आता है, किसान लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि कर्ज तले दबे हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग को धीरे धीरे, जो भी इशू है, प्रॉब्लम है ना, जितना हम लोग से हो सकेगा करेंगे। इसके लिए पहले सिस्टम में आना पड़ेगा, इसके पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो करिए हार्ड वर्क, और इस बार क्या है, इस बार लेकर रहना है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन। हमेशा की तरह इसे भी हम इस तरह से पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में डिलीवर कर पाएं, मैप के साथ साथ, डायग्राम के साथ साथ और स्ट्रक्चर के साथ साथ
बस पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ना है। इंट्रो देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसका क्या इशू है देखेंगे, अब वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इंट्रो में क्या लिखेंगे इंडिया बांग्लादेश का। तो हम एक जनरल इंट्रो लिख दिए हैं, यहाँ पे जनरल इंट्रो लिख दिए हैं। इससे क्या होगा ना कि एक दिमाग में जनरल इंट्रो रहेगा, उसके हिसाब से फिर जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा, अगर अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन एंड हाउ वी कैन ओवरकम, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स, मगर ऐसे पूछता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, अगर ऐसे पूछता है क्वेश्चन ना, तो उसके हिसाब से क्या चैलेंजेज है, उसके हिसाब से हमको इंट्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा कि हाँ भी कुछ कुछ चैलेंजेज है, वाटर शेयरिंग का इशू है, तीस्ता रिवर का इशू है, अभी भी इशू है, ये दिखाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि हम लोग बहुत कुछ किए हैं अपने चैलेंजेस को दूर करने के लिए, तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम लोग का था जो हम लोग का रिलेशन सुधारने के डायरेक्शन में, तो वो सबको थोड़ा सा इंट्रो में लाना पड़ेगा। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस तरह का इंट्रो देना पड़ेगा, ठीक है ना। बता इंट्रो देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ना कि इंडियाज लिंक विथ बांग्लादेश आर सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोसाइटल एंड इकोनॉमिक। इंडिया का जो बांग्लादेश का साथ रिलेशन है ना, वो सिविलाइजेशनल है। सिविलाइजेशन बोले तो सिविलाइजेशन से चलते आ रहा है, कोई अभी का लेटेस्ट रिलेशन नहीं है हम लोगों का। जैसे गल्फ कंट्री में हम लोग अपना रिलेशन जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग का बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर देखोगे इजिप्ट सिविलाइजेशन से देखोगे, वो सब देखोगे तो पुराना है सिविलाइजेशन से, लेकिन गल्फ कंट्री के साथ तो रिलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो एक नया एंगल से हम लोग का रिलेशन हो रहा है। ये सब के साथ तो हमारा ही कंट्री का पार्ट था ना। हमसे रेड क्लिफ लाइन जो हम लोग का डिवाइड कर करके पाकिस्तान जब अलग हुआ तो इस बांग्लादेश अलग हो गया, था तो सिविलाइजेशन का पार्ट ही ना, इंडियन सिविलाइजेशन का तो पार्ट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो इंडिया का लिंक विथ बांग्लादेश है ना, वो सिविलाइजेशनल है, कल्चरल है। कल्चरल तो होगा ही क्योंकि इंडिया का ही पार्ट था, कल्चर तो होगा ही। सोशल है, सोशल समझ रहे हो ना, कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट है, सोशल है एंड इकोनॉमिक है। देयर इज मच दैट यूनाइट्स द टू कंट्री, मैंने देयर इज मच दैट यूनाइट्स द टू कंट्री, बहुत सारा चीज ऐसा है ना जो दोनों कंट्री के यूनाइट करता है। जैसे में शेयर्ड हिस्ट्री है, दोनों का हिस्ट्री साथ है, ब्रिटिश रूल किया, जो भी हिस्ट्री हम लोग को आया बनते हुए, साथ में आया बनते हुए, उसके पहले से भी। कॉमन हेरिटेज है, जो हेरिटेज हमारा है, जो हेरिटेज उसका है, कॉमन हेरिटेज है। एंड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल टाइप, लिंग्विस्टिक में देखेंगे तो वो भी बांग्ला बोलता है, हमारे यहाँ भी बहुत बांग्ला पीपल बोलने वाले हैं, तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल टाइप है ना। तो पैशन फॉर द म्यूजिक, लिटरेचर एंड आर्ट्स, मतलब कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम तरह का लिटरेचर, म्यूजिक, पैशन सेम तरह का दिखता है। ऑल्सो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्रिएटेड द नेशनल एंथम फॉर बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना। एक तरह का कल्चर है, एक तरह का सोशल, एक तरह का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सिविलाइजेशनल टाई है, ये सब इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस हम हमेशा की तरह ब्रेक करेंगे, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, टेक्निकल सिग्निफिकेंस और अदर सिग्निफिकेंस। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में देखते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है हमारा, है ना, इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर। इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश, 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, इंपॉर्टेंट है ना ये। बायलैटरल ट्रेड हम लोग का 2020-21 में देखेंगे, देखो कुछ डेटा याद होना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है ना, उससे ये समझ में आता है ना, कंपैरेटिव समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे इतना था, अभी इतना है। अगर याद रहेगा ना, इसका अगर कुछ दिन पहले पढ़ा इंडिया नेपाल का, तो उसके पहले पढ़ा इंडिया यूएई का, अगर फिर पढ़ाएंगे इंडिया चाइना का, फिर पढ़ाएंगे इंडिया यूएई का, तो इंडिया यूएसए का तो जब पता रहेगा ना कि कितना ट्रेड सबका था, बायलैटरल ट्रेड, तो उससे कंपैरेटिव एनालिसिस करने में अच्छा होगा, और दिमाग मतलब कि वहाँ पे काम करेगा, थोड़ा सा समझने में हेल्प होगा, ठीक है ना। 2020-21 में $10 बिलियन था, 20-21 में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 21-22 में, अभी तो 22-23 चल रहा है ना फाइनेंशियल ईयर, तो 21-22 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर बढ़ करके 18 हो गया, यानी कितना का जंप है सोचो, $10 बिलियन से $18 बिलियन, बहुत बड़ा जंप है ये। डबल करने के लिए ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, थोड़ा सा बस कम है, डबल करने के लिए ना बहुत साल लग जाता है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 10 से 18 चला गया, कितना बड़ा जंप है ये। एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है हमारा। ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस मिलता है बांग्लादेश के गुड्स का। बांग्लादेश का जो गुड्स हमारे यहाँ जो आता है ना, बांग्लादेश से हम लोग मंगाते हैं ना, उसका ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री है। अच्छा, ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री में डिफरेंस क्या है? ड्यूटी फ्री मतलब फ्री मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सार्क कंट्री जितना था ना, सार्क कंट्री जो था
2004 में जब पाकिस्तान में मीटिंग हो रहा था ना, तो वहां पे सार्क कंट्री एक डील साइन किया था, उसको बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत 2011 से इंडिया बांग्लादेश से जितना भी गुड्स मंगा रहा है ना, गुड्स सर्विसेज नहीं, गुड्स मंगा रहा है ना, उसको ड्यूटी फ्री या कोटा फ्री कर दिया है। ड्यूटी फ्री बोले तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, सामान फ्री आ सकता है, कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं करेगा गवर्नमेंट उस पर। कोटा फ्री मतलब कि बहुत सा कंट्री क्या करती है ना, कोटा लगा देती है कि आपके यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है ना, कोई भी चीज़, इतना क्वांटिटी आ सकता है, इतना क्विंटल गेहूँ, इतना क्विंटल चावल, इतना प्रोडक्ट नंबर आ सकता है कोई भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं कोटा लग गया। कोटा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मतलब इस ट्रेड साउथ एशियन साफ्टा जो है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू जो सार्क कंट्री साइन किए थे, उसमें ड्यूटी एंड कोटा फ्री एक्सेस दिया हुआ है बांग्लादेश को इंडिया। कब से? 2011 से। यह हो गया। उसके बाद क्या है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट हम लोग देते हैं, बार बार हम लोग बांग्लादेश को, अदर कंट्री को भी हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, जिससे कि कोई सामान खरीद सकता है इंडिया को बिना पैसा दिए हुए, या बाद में उसको धीरे पेमेंट कर देता है, करता है ना। लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। एफडीआई हम लोग का क्या है, एफडीआई क्या है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग का एफडीआई आता है ना, मैंने एफडीआई जाता है ना, हम मतलब कि हम हमारा जो बहुत सा कंपनी है ना, जैसे कि रिलायंस है, अदानी का है, उसके बाद फिर एनटीपीसी है, बहुत सा कंपनी है ना जो वहां पे जाके इन्वेस्ट करती है, वहां के लोगों को जॉब देती है। इससे एक मतलब कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है दोनों कंट्री में। तो ये सब इकोनॉमी में मेंशन कर देंगे। स्ट्रेटजी में कैसे, स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है बांग्लादेश के लिए, ये क्या करता है, सपोर्ट इंडिया एट मल्टीलेटरल फोरम्स। जैसे नेपाल है, जैसे भूटान है, वैसे बांग्लादेश में हम लोग को क्या ना कि कोई भी मल्टीलेटरल फोरम्स है ना, जहाँ पे जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, हर जगह कोई वोटिंग वगैरह होता है ना, तो इंडिया को सपोर्ट करता है। तो ये हम लोग का एक सिग्निफिकेंस है इसका। बताए थे कि स्ट्रेटजिक में यही सब आता है, बताए थे ना स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, जब डिस्कस कर रहे थे। तो बफर जोन इंडिया एंड गोल्डन ट्रायंगल के बीच में क्या है ना कि इंडिया के ईस्ट में और इंडिया के वेस्ट में दो रीजन है। एक रीजन को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल और एक रीजन को बोलते हैं, जैसे देखो ये अगर इंडिया के वेस्ट में देखोगे ना, तो ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान के बीच में ना इस तरह से एक चांद जैसा एक रीजन बना हुआ है। इसको बोलते हैं ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों को मिला करके ना एक गोल्डन क्रिसेंट बनाता है। क्रिसेंट ऐसा ही दिखता है ना। हाँ। ये जो रीजन है ना, तीनों में आता है, तीनों का लगता है कि ऑलमोस्ट लगता है जो फ्लैग में जो रहता है ना, क्या फ्लैग का जो चिन्ह रहता है वो भी एकदम चांद तारा टाइप के रहता है। हाँ मतलब हाँ कह सकते हो, वो तो है। लेकिन ये दूसरा चीज है, ये मतलब ये दिखा रहा है कि ये जो रीजन है ना, और जो इधर गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल है कहाँ, म्यांमार में, लाओस में और थाईलैंड में, जो इंडिया का ईस्ट में है। ये सब कंट्री है ना, और ये सब कंट्री है ना ड्रग सप्लाई करता है, और मतलब कि ये सब कंट्री है ना ड्रग ट्रैफिकिंग करता है। तो यहाँ अफगानिस्तान वाला रीजन जम पे करता है, हीरोइन वगैरह यहाँ से स्मगलिंग होता है, इस रीजन में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बताना चाह रहे हैं ना हम कि जो बांग्लादेश है ना, ये जो बांग्लादेश है ना, एक तरह से ना बफर जोन है बिटवीन इंडिया एंड गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। गोल्डन ट्रायंगल इंडिया के बीच में एक बफर जोन है जी, है ना। तो ये काम करता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में आएगा ना। स्ट्रेटेजिक लिंक बिटवीन इंडिया का जो मेन लैंड है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इंडिया का जो मेन लैंड देखोगे यहाँ तक, इंडिया का मेन लैंड, और इधर देखोगे नॉर्थ ईस्ट देखोगे, तो इसके बीच में जो ये है ना, ये जो है ना हमारा स्ट्रेटेजिक लिंक है। क्योंकि ये तो चिकन एक बहुत पतला है ना, चिकन एक पतला। अब हमको यहाँ पहुँचना है, हमको तो मेन लैंड से होते हुए ऐसे होके जाएंगे, यहाँ सीधे से ऐसे नहीं जाएंगे कलकत्ता से, है। तो स्ट्रेटेजिक लिंक प्रोवाइड करता है। इंडिया का जो मेन लैंड है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसको नेचुरल पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लोग अगर देखेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान हमारा होस्टाइल कंट्री है, पाकिस्तान हमको अगर साथ अगर होता, अगर हमारा अच्छा रिलेशन होता पाकिस्तान से, तो हम लोग आसान से सेंट्रल एशिया या मतलब बेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप तक हम लोग आसान से जा सकते थे ना। अभी इसका रिलेशन खराब होने का हम लोग का ट्रांजिट रूट नहीं देता है, ट्रांजिट वगैरह हम लोग का रूट नहीं देता। अब बांग्लादेश में अगर रिलेशन खराब हो जाए तो सोच लो कितना मुश्किल है इधर हम लोग को मूव करना। हम लोग इसी के साथ में हम लोग क्या साइन किए हुए हैं, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN मल्टीलेटरल। हम लोग जो मोटर व्हीकल एक्ट साइन किए हुए हैं ना, मोटर व्हीकल एक्ट,
इससे हम लोग सपना देख रहे हैं कि इधर जाने का हम लोग सपना देख रहे हैं। अगर इसी से खराब रिलेशन हम लोग का हो जाएगा तो सोचो कैसे हम लोग अति कर पाएंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कैसे देख पाएंगे। तो ही कह रहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ये मेन पिलर है। उस तरह से टेक्निकल में देखेंगे ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं और ट्रेनिंग देते हैं वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। बहुत सा प्रोग्राम है जिसके तहत वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं और स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है ना। बांग्लादेश भी इंडिया के कुछ लोगों को ना मतलब कि हम लोग जब हाँ स्कॉलरशिप देता है, इसलिए देता है क्योंकि हम लोग उसको इंडिपेंडेंट करने में हेल्प किया है ना। तो अभी तक वो मतलब कि प्रमोट करता है कल्चरल टाइप को। तो ये तरह से मतलब टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी देता है अथी वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, या फिर मतलब कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे। एनटीपीसी जो है हमारा क्या कर रहा है, एनटीपीसी एक वहाँ पे ना एक कोल बेस्ड पावर प्लांट खुल रहा है। वहाँ पे एक कोल बेस्ड पावर प्लांट खुल रहा है, कोल बेस्ड पावर प्लांट खुल रहा है। तो वहाँ कहाँ खुल रहा है, उसका नाम है बागेरहट। ये बागेरहट डिस्ट्रिक्ट है ना। तो वहाँ पे एक कोल बेस्ड पावर प्लांट खुल रहा है जो एनटीपी उसको हेल्प कर रही है। तो ये क्या है, ये टेक्निकल ही तो हेल्प है, उसको टेक्नोलॉजी दे रही है बेसिकली एनटीपीसी। कि बागेरहट में जो खोल रहा है, जो पावर प्लांट खुल रहा है कोल बेस्ड, वो कैसे उसका टेक्नोलॉजी क्या है नहीं है वो बता रही है उसको। रूपुर में ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल रहा है, वो बागेरहट था, ये रूपुर है, ROOPP हुआ रूपुर। और रूपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट खुल रहा है ना, उसमें क्या है ना, इंडिया और रसिया दोनों मिल करके ना हेल्प कर रहा है इसको, बांग्लादेश को, कि कैसे मतलब कि इसको कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे इसको ऑपरेशनल करना है रूपुर में, ठीक है ना। डिफेंस टाइम में देखते हैं तो डिफेंस मार्केट हमारा है उसके लिए, है ना, डिफेंस मार्केट है, डिफेंस मार्केट हो जाएगा। उसके बाद कॉर्पोरेट एक एक्सरसाइज होता है जो नेवी का होता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उस तरह से संप्रीति है, ये आर्मी का एक्सरसाइज है, ऐसा मेंशन कर देंगे। इंडियन ओशन रीजन में अगर पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए तब बांग्लादेश को हम लोग साथ रखना पड़ेगा। तो सब सिग्निफिकेंस है ना ये सब। कल्चर में देखोगे तो कल्चर में देखोगे ना तो एक स्कीम चलाया गया था CEP, क्या कहता, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था। CEP एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। ये एक इंडिया बांग्लादेश के बीच में ना 2009 से 2012 तक एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें यह था ना कि कल्चरल एक्सचेंज होगा। वहाँ के कुछ लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के कुछ लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का कल्चर समझेंगे, वहाँ का डांसर, वहाँ का जो कोई मतलब कि डांसर या कोई अदर स्पोर्ट्स पर्सन है जो यहाँ आएगा, यहाँ ट्रेनिंग लेगा, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। तो कल्चर का ही तो है ना ये। उसको लैंग्वेज एक बहुत बड़ा कल्चर टाई है दोनों के बीच में, है ना। हिस्ट्री शेयर करते हैं, बताया था ना, सब कल्चर में ही आ जाएगा ना ये सब। कनेक्टिविटी अभी बताए थे कि BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मोटर व्हीकल एक्ट जो साइन किए थे हम लोग, तो ये हम लोग के बीच में कनेक्टिविटी का एक लिंक है। उसके बाद कोलकाता ढाका हम लोग बस सर्विस स्टार्ट किया 1999 में, है ना, कनेक्टिविटी में। उसी प्रकार से ढाका से अगरतला, त्रिपुरा, जैसे कलकत्ता से हम लोग कलकत्ता से ढाका किए हैं तो एक इधर हो गया, इधर से भी किल किए हैं, कलकत्ता से त्रिपुरा, सॉरी ढाका से अगरतला भी, त्रिपुरा का अगरतला, वहाँ से भी हम लोग स्टार्ट किए 2001 में बस सर्विस कनेक्टिविटी। उसके बाद मैत्री एक्सप्रेस चलाए हैं हम लोग, फ्रेंडशिप क्या है ये, फ्रेंडशिप एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं, मैत्री एक्सप्रेस बोलते हैं। वो क्या करती है ना, कलकत्ता से ढाका को जोड़ती है ट्रेन के थ्रू। ये कलकत्ता ढाका तो ये बस सर्विस स्टार्ट किए हैं। फिर ढाका से हम लोग त्रिपुरा का जो अगरतला है वहाँ तक हम लोग स्टार्ट किए 2001 में। और ये मैत्री एक्सप्रेस से स्टार्ट किए हैं हम लोग कलकत्ता से ढाका तक ही, ठीक है ना। उसको मैत्री एक्सप्रेस या फ्रेंडशिप एक्सप्रेस बोलते हैं। ये कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंस कैसे, अगर दोनों के बीच में अगर ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा ना, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तो ये हर चीज में काम आएगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो मल्टीलेटरल टाइज, मल्टीलेटरल टाइज मतलब कि कहाँ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम लोग साथ में काम करते हैं। जैसे कि BBIN नहीं बताए, सार्क में साथ में काम करते हैं, बिम्स्टेक हो गया, NAM हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ साथ में काम करता है। अगर पूछ देगा एग्जाम में तो ये एक एंगल है ना। ये सब डालने से हमारा आंसर अच्छा लगेगा ना कि हाँ इसको मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन का इसको अथी है, आइडिया है। एनर्जी देखते हैं तो एनर्जी में क्या है, बांग्लादेश जो है 660 मेगावाट जो है ना एनर्जी इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो हमारे लिए एक तरह से एनर्जी बायर है हमारे लिए, हमारे पास आ रहा, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है हमारे पास 660 मेगावाट। उसके बाद ना मैत्री थर्मल पावर प्लांट एक क्या है ना, रामपाल एक जगह है, वो रामपाल नहीं हीरो वाला बॉलीवुड वाला बौना नहीं,
तो सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है, और मतलब कि बहुत ही तपा हुआ एक्टर है, मतलब उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर कोई सब कुछ अपना अपना है, मतलब ठीक है वो, मतलब अच्छा एक्टर है, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मतलब जोक के लिए बोल दिए थे। रामपाल जो है, रामपाल एक जगह याद रखने के लिए बस बोल दिए थे ताकि याद रहे। रामपाल है, मैत्री थर्मल पावर प्लांट एक खुल रहा है वहाँ पे, जो 2 लोग खोल रहे हैं, एक एनटीपीसी है और एक वहाँ का ना बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है ना, बीपीडीबी है, बांग्लादेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है, और एनटीपीसी है, दोनों मिल करके रामपाल में एक मैत्री थर्मल पावर प्लांट लगा रही है। ये बेसिकली कोल फायर्ड होगा। थर्मल पावर प्लांट है तो उसको एनर्जी चाहिए ना हीटिंग के लिए, एनर्जी चाहिए ना हीटिंग के लिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो जैसे कि बहुत सा होता है कि नेचुरल गैस, मतलब गैस के थ्रू करते हैं, फिर इसमें है कि हम लोग कोल के थ्रू फायर करेंगे, माने कोल से हम लोग का हीट मिलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद 1320 मेगावाट का ये जो है मैत्री थर्मल पावर प्लांट है ना, वो 1320 मेगावाट का ये है, और ये 50-50 का शेयरिंग है, मैंने 50% एनटीपीसी का और 50% बीपीडीबी का, ठीक है ना। डायस्पोरा क्या है? 10,000 इंडियन जो है ना अभी भी वहाँ पर रहते हैं, 10,000 इंडियन है ना अभी भी वहाँ पर रहते हैं बांग्लादेश में। और वहाँ ना एक बेल्दी पॉपुलेशन है, जो कि बेसिकली रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह जो होता है ना, माने कोई भी कपड़ा हो गया जो रेडीमेड सामान आ रहा है ना, या कोई भी कपड़ा गारमेंट्स वगैरह रेडीमेड गारमेंट्स या कोई अदर रेडीमेड चीज़ है ना, वो सबको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा वो लोग मतलब कि हैं। और उसके अलावा मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उसमें हाई लेवल, मतलब कि हायर लेवल पे जो जॉब में जो है ना टेक्नीशियन वगैरह, जो टेक्निकल वगैरह या फिर जो भी आईटी सेक्टर में, वो भी इंडिया का ही है। तो वहाँ के मल्टीनेशनल कंपनी में या वहाँ पे रेडीमेड जो गारमेंट्स वगैरह होता है ना, वहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो लोग ज़्यादा हैं, मतलब कि वहाँ पे बेल्दी पीपल, वो इंडिया का ही है। 10,000 लोग यहाँ से गए हुए हैं ऑलमोस्ट। इशू क्या क्या है? बहुत सारे इशू है, 10 इशू गिना देंगे अगर हम लोग गिनाना चाहें तो। जैसे कि गंगा रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का अथी है, इशू है। गंगा रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है तो क्या है? 1996 में गंगा वाटर को मतलब कि दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में 1996 में। उसमें मतलब ये कहा गया था दोनों मिल करके कैसे कैसे यूज करेंगे प्रॉपर, उसमें बात किया गया था। लेकिन वो क्या हुआ ना कि इंडिया जो है ना फरक्का बैरेज बनाया है ना, गंगा का पानी को डाइवर्ट करने के लिए हुगली में फरक्का बैरेज बनाया है वेस्ट बंगाल में। तो फरक्का बैरेज बनाने से क्या हुआ ना, गंगा का जो पानी है ना, गंगा का पानी का जो लोअर एरिया में जो फ्लो है ना बांग्लादेश में, वो घट गया। गर्मी के दिन में ना वहाँ पानी बहुत घट जाता है। तो वो लोग का ये बहुत बड़ा इशू है। उन लोग कहते हैं कि मतलब कि गर्मी के दिन में हमारे यहाँ पानी घट जाता है, और क्या होता है जब वर्षा के दिन मानसून के दिन आता है तो हम लोग फरक्का बैरेज खोल देते हैं तो वहाँ बाढ़ आ जाता है। तो उन लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये कंटिन्यूसली उठाते हैं गंगा रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया ना क्या इशू है? थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हाँ फरक्का बैरेज खोलने से हुगली में पानी ले जाने के कारण यहाँ पे गर्मी के दिन में सूख जाता है, या मानसून दिन में हम लोग जब फरक्का बैरेज को खोलते हैं तो बाढ़ आ जाता है। ये मेन प्रॉब्लम है ना, वो समझ में आना चाहिए। जैसे कि बराक रिवर का है, तो बराक रिवर का क्या प्रॉब्लम है? बराक रिवर नॉर्थ ईस्ट आती है ना, तो बराक रिवर का क्या प्रॉब्लम है? एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है तपाई मुख। एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है तपाई मुख। तपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, इंडिया कंस्ट्रक्ट किया है। तपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है इंडिया इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे? मिजोरम, असम और मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट का रीजन देखेंगे ना, तो ये मणिपुर, मिजोरम और असम, इसका जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे रिवर ऐसे से जाती है ना बराक रिवर, तो तीनों के बॉर्डर पे किसका मणिपुर, मिजोरम, असम, ये तीनों के बॉर्डर पे इंडिया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है तपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। उससे क्या हो गया ना कि इसको पानी कम आने लगा है बराक रिवर का बांग्लादेश में, तो वो लोग फिर इसको इशू करने लगे हैं कि मतलब कि इसको ऐसा करने से उनका पानी उनके पास ऑलरेडी कम हो रहा है। फिर तीस्ता रिवर का देखते हैं, तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट का, शेयरिंग का। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी इसका लगातार न्यूज में आते रहता है कि हम लोग बांग्लादेश के साथ में तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट है। तो उसमें क्या है ना कि जिस तरह से 1996 में गंगा रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग का हम लोग का एग्रीमेंट था, उसी तरह से बांग्लादेश बोल रहा है कि हम लोग का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इस तरह का ही डील हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ एग्रीमेंट वगैरह।
2011 में तीस्ता रिवर को वाटर डिस्प्यूट के लिए 2011 में एक एग्रीमेंट हुआ भी। उसमें बोला गया कि जो रिवर आ रही है उसका 42.5% पानी इंडिया यूज करेगा, ठीक है ना, 37.5% पानी बांग्लादेश यूज करेगा, बाकी जो 20% हो गया, 80% हो गया ना, बाकी जो 20% हो गया पानी वो रिवर में फ्लो करने के लिए देंगे, ताकि रिवर सही से चालू रहे। रिवर का फ्लो, मिनिमम फ्लो भी तो चाहिए ना रिवर में, तो रिवर सूख जाएगा तो जैसे तैसे उसका चैनल वगैरह इधर उधर हो जाएगा, तो मिनिमम फ्लो होना चाहिए ना रिवर में, रिवर को जिंदा रखने के लिए। तो मिनिमम फ्लो इतना आगे फ्लो करेगा, इंडिया यूज करेगा 42.5%, 37.5% बांग्लादेश यूज करेगा। ऐसा प्लान लाया गया था 2011 में। बट क्या हुआ ना कि बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो उसको अपोज कर दी, बोली कि नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा, मतलब कि नहीं, हम तब साइन नहीं की वो इस पे, तो जिस कारण से उसका अपोज के कारण ये साइन नहीं हो पाया। और अभी तक ये हम लोग का तीसरा वाटर डिस्प्यूट का अभी प्रॉब्लम है ही हम लोग के पास में। समझ में आ गया ना मेन प्रॉब्लम क्या है। फिर एंटी इंडिया देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, इशू देख रहे हैं। अभी भी वहाँ का जो कुछ वहाँ का जो, जैसे कि वहाँ पे जैसे कि अभी जो हमारा जो शेख हसीना का जो गवर्नमेंट है कौन से पार्टी के है, अवामी लीग की पार्टी के है, लेकिन वहाँ पे एक पार्टी है उसको बोलते हैं बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो वहाँ का राइट विंग पार्टी है, सेंटर राइट पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी। अवामी लीग की तो हमारा शेख हसीना है, ये बीएनपी का है। तो बीएनपी जो है ना पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा लाइन है, पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ ज़्यादा लाइन है, एंटी इंडिया है। तो वो एंटी इंडिया इनिशिएटिव चलाते रहता है, कुछ वैसा काम करते रहेगा जिससे एंटी इंडिया का सेंटीमेंट बनता रहे वहाँ के लोगों के बीच में। तो ये एक इशू है ना, इशू हमारे लिए, जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तो ये तो इशू नहीं है, ये तो इशू सोल्व हो गया है 2015 में। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हम लोग कर लिए है ना, बस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, लिख के काट दिए ताकि ध्यान में रहे। और उसके बाद न्यू मूरे आइलैंड इशू क्या है ना कि ये देखोगे ना, ये रीजन देखोगे तो ये इंडिया का मैप है ना, यहाँ पे बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर पे यहाँ पे एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं न्यू मूरे आइलैंड। तो इस आइलैंड का विवाद चलते आ रहा है। एक्चुअली आइलैंड बना कैसे ना कि जब एक साइक्लोन आया था, बहुत पहले की बात है, एक साइक्लोन आया था, तो जब साइक्लोन आया ना तो क्या करता है ना कि सैंड वगैरह है ना उसको भी डिपोजिट कर देता है। कभी कभी साइक्लोन आता है तो नीचे से उठा के लेके आएगा, सैंड डिपोजिट कर देगा। तो उसके कारण से क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक आइलैंड बन गया, यहाँ पे सैंड बार उसको बोलते हैं, सैंड बार से बना हुआ आइलैंड है, सैंड बार से बना हुआ है। तो वो आइलैंड बन गया ना, तो उसके बाद इसका क्लेम एक्चुअली ना इंडिया करता है, वो भी करता है, बांग्लादेश भी करता है। तो क्लेम करने के बाद क्या हुआ ना कि क्लेम करने के बाद ये जो बांग्लादेश है ना, इसको लेकर के ना यूनाइटेड नेशन में चला गया। ये बहुत बड़ा इशू है। एक कन्वेंशन होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जिसको लेकर के चाइना को भी घसीट करके सब लोग ले गया था, साउथ चाइना सी को लेकर के। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है ना, तो इसके तहत जो है ना क्या बोलते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो होता है यूनाइटेड नेशन का, वहां पे इंडिया को घसीट के लेके चला गया बांग्लादेश। तो इसका जजमेंट आया, जब इसका जजमेंट आया 2014 में 2009 तक दोनों मिल करके इस इशू को सोल्व करने की कोशिश की है, 2009 तक। लेकिन जब 2009 में जब दोनों का टॉक फेल कर गया, दोनों का डिस्कशन फेल कर गया, तो 2009 में जो बांग्लादेश है ना, इस लॉ के अंदर में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए यूनाइटेड नेशन के। यहाँ इसका जजमेंट 2014 में आया, 2014 में जजमेंट आया तो बोला ना कि जो न्यू मूर आइलैंड है ना, इस पे इंडिया का सोवरेनिटी रहेगा, जजमेंट में आया। और जो यहाँ का जो इसका जो सेल्फ जो होता है ना, कोई कंट्री का जो वाटर के आसपास का कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है ना, जहाँ पे पानी से डूबा रहता है, मछली वगैरह मारने के लिए हल्का अंदर जाते हैं शिप लेकर के, वो उस पर इंडिया का हक होगा। लेकिन कुछ और भी रीजन जो उसके बाहर का रीजन है ना, उस पर बांग्लादेश का हक होगा। बेसिकली ये हो गया ना कि मेन जो आइलैंड है न्यू मोरिया आइलैंड, उस पर इंडिया का सोवरेनिटी हो गया, सीधे समझ लो। उसके बाहर और कुछ और कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, उसको दोनों के बीच में बांट दिया, इंडिया के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना, ऐसे समझो सीधे। उसके बाद और क्या है, क्या इशू है यार, चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है, चाइना का उसमें तो चक्कर क्या है, उसमें तो इशू नहीं ना है, तो खत्म हो गया कोर्ट के परमानेंट कोर्ट ऑफ। और हाँ, मतलब ये इशू मतलब कि नहीं है अभी, ये इशू नहीं है अभी, मतलब कि न्यू मूर आइलैंड का हम बता रहे हैं कि ये इशू था, अभी न्यू मूर आइलैंड का इशू नहीं है। बट क्या जब क्लेम कर लिया यहाँ पे, मतलब कि जब ये न्यू मूर आइलैंड खत्म हो गया, लेकिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ का है, तो फिशिंग वगैरह का तो इशू आते रहेगा ना, फिशिंग का इशू आते रहेगा ना कंप्लीट। जब अब क्या हुआ ना कि जब हम लोग का जब रेड क्लिफ लाइन के कारण हम लोग का रेड क्लिफ लाइन जब खींचा था, तो इसमें क्या है ना कि जब कोई भी रिवर अगर फ्लो करती है ना किसी रीजन से,
तो रिवर का चैनल का बीचों बीच का जो रिवर चैनल का बीचों बीच का जो एरिया होता है ना, उससे बाउंड्री डिसाइड होता है कि इसके उधर वो कंट्री होगा, इसके इधर कंट्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम क्या है, तो एक रिवर फ्लो करती है, हाँ हरिभंगा रिवर है, हरिभंगा रिवर है, हरिभंगा रिवर, हरिभंगा रिवर। तो बोलती है कि हरिभंगा रिवर है ना, तो उसके हम एक्चुअली सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो बता रहे हैं। हरिभंगा रिवर के ईस्ट में उसका है, बांग्लादेश का है, और इसका वेस्ट में इंडिया का है। बट क्या है कि हरिभंगा रिवर यहाँ पर डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का सब डेल्टा बनता है, सब कोई भी रिवर यहाँ डेल्टा बनाएगी, सी के आसपास में है। तो अब इसका चैनल चेंज होता रहेगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, जब कोई भी डेल्टा बनाता है बहुत ज्यादा डिपोजिट आ जाता है, तो वहाँ पे उसका चैनल चेंज होता रहेगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा। तब सेंटर रीजन भी चेंज हो जाएगा, जो हमारा बाउंड्री का जो रीजन है, जो लाइन है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूट बना रहता है। जैसे कि इंडिया का नेपाल के बीच में उत्तराखंड में जो हम लोग का है ना डिस्प्यूट, तो काली रिवर के कारण ही तो है, और काली रिवर के चेंज होते रहता है। हाँ, उसका चेंज होता रहता है, जहाँ जहाँ चेंज होगा वहाँ इशू होगा। इंडिया का जो इस रीजन में हमारा डिस्प्यूट है ना, इसके साथ में हम लोग पढ़े थे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। तो डिस्प्यूट क्यों है, यहाँ पे मार्सी लैंड है, डिजर्ट है, मार्सी लैंड है, ये सब पानी उनी का रीजन है, तो यहाँ पे इसका चैनल चेंज होता रहता है। तो जहाँ जहाँ भी आएगा, जहाँ जहाँ इशू आएगा ही, तो इसका भी ये इशू है। तो मेन तो इस न्यू मूर आइलैंड का तो इशू सॉल्व हो गया, बट जो अदर जो अभी भी जो रिवर शिफ्टिंग के कारण जो अभी भी कुछ जो लैंड बाउंड्री का जो डिमार्केशन है ना, वो शिफ्ट होने के कारण इशू आते रहता है, ठीक है ना। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है। टेररिज्म में एक चीज कोट कर सकते हो, वहाँ का ना एक मुजाहिदीन है, वहाँ का क्या है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, JMB करके यहाँ है, एक ग्रुप है, उसको टेररिज्म में कोट कर सकते हो कि ये जो है ना, इसको इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, UK सब मिलकर के इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिए हैं। क्या नाम है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। तो ये इसको मतलब कि ये हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन से या फिर ईस्ट रीजन से और फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन ये तीनों सब मिलकर के इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिए हैं। तो ये इंडिया के लिए इशू है ना अभी भी, बांग्लादेश के साथ इशू आ रहा है, इशू ही गिना रहे हैं तुमको अभी। उसके बाद देख लो तो इलीगल माइग्रेंट्स से कितना इशू है हमारे पास। अभी जो म्यांमार से जो रोहिंग्या वगैरह जो आया है, रोहिंग्या पहले वहां से बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास माइग्रेंट का इशू आ रहा है ना। और उसके बाद हम लोग जो एनआरसी जब हम लाए थे ना, क्या लाए थे, एनआरसी क्या फुल फॉर्म है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें क्या था, इसमें हम लोग माइग्रेशन को रोकने के लिए तो लाए थे बेसिकली। अभी जो है उसको चूज करना कि कौन कौन माइग्रेंट हैं, और उसके बाद फर्दर फ्यूचर में माइग्रेशन ना हो, इसके लिए लाए थे हम लोग बेसिकली। तो ये बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है ना। तो ये सब है वे फॉरवर्ड तो आ ही जाएगा ना। वे फॉरवर्ड तो इसे लिख ही देंगे कि अब बार्टर डिस्प्यूट है, तो हम लोग अच्छा से बार्टर डिस्प्यूट को सोल्व करने का हम लोग को जरूरत है, ताकि हम लोग के बीच में फर्दर रिलेशन अच्छा हो सके। और बांग्लादेश का वहाँ पे इन्फ्लुएंस घटाने की जरूरत है, हम लोग अपना इंगेजमेंट को बढ़ाएं, हम लोग वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, ताकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो हम लोग के पास है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की जरूरत है हम लोग को। तो ये सब है, ऐसा मतलब कि हम लोग वे फॉरवर्ड होकर लिख ही सकते हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था, और मैं भी इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग भी मतलब कि करते रहिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक लाता रहूँगा इस तरह से। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं आप लोग का हौसला बढ़ाता रहूँगा हमेशा की तरह। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।